तो वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम लोग ग्रेविटेशन चैप्टर के इंपॉर्टेंट जो थ्योरी पार्ट है ना, जो सीईटी के लिए हम लोग वो करने वाले। ये चैप्टर का वेटेज सीईटी के लिए एटलीस्ट 2 मार्क तो रहेगा, क्योंकि 11th स्टैंडर्ड में ये एक ही चैप्टर है जिसका वेटेज 2 हो सकता है, 2 क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसमें मैंने सारे जितने इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं मैं कंसेप्ट भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो और ये भी है कि इसका जो न्यूमेरिकल्स है, जो पीवाईक्यू आप पूछ रहे हो कि सर पीवाईक्यू, तो पीवाईक्यू मैं एग्जैक्टली मैं कल डाल दूंगा। ठीक है, तो वो मैं पीडीएफ फॉर्म में भी अपलोड कर दूंगा और उसको एक्सप्लेन भी कर दूंगा सारे न्यूमेरिकल्स। तो आज हम लोग पहले खाली ये कंसेप्ट देख लेते हैं, तो आज आप कंसेप्ट पढ़ लो, तो कल हम लोग थियरी मतलब उसके पीवाईक्यू कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें याद रखना है आपको न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अभी न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है, स्टेटमेंट क्या होता है कि the force of the gravitational force is directly proportional to क्या, प्रोडक्ट ऑफ मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। मतलब दो मासेस के बीच में जो इंटरेक्शन होता है, तो जो फोर्स होगा वो दोनों मास के क्या होगा, प्रोडक्ट के बराबर होगा, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होगा, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। तो जैसे जैसे मासेस इन दो मासेस के बीच का डिस्टेंस बढ़ते जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स का इम्पैक्ट क्या होता जाएगा, कम होते जाएगा, और जैसे जैसे डिस्टेंस कम होते जाएगा वैसे वैसे फोर्स का इम्पैक्ट क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। और ये भी याद रखना है आपको कि ग्रेविटेशन फोर्स क्या होता है, ये फंडामेंटल फोर्सेस में आता है, और ये क्या है, वीकेस्ट ऑफ द ऑल है। मतलब जो फंडामेंटल फोर्सेस है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो इसमें जो सबसे वीकेस्ट फोर्स होता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। दूसरी चीज, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, ये लॉन्ग रेंज फोर्स भी होता है। ठीक है, क्योंकि रेंज इसका बढ़ता है, बहुत अनंत रेंज है एक तरह क्या बोल सकते हो। ठीक है, अब जो फॉर्मूला है आपको याद रखना है, F इक्वल्स टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, जहां पे m1 और m2 क्या है, कोई भी दो इंटरैक्टिंग मासेस रहेंगे। एक मास ऑफ समझ लो एक अर्थ हो गया या मून हो गया, ऐसे कोई भी प्लैनेट हो गया, कोई भी ऑब्जेक्ट हो गया, तो वो उसका मासेस क्या होता है, m1 और m2 होता है। r क्या होता है, r होता है डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, और जो कैपिटल जी होता है वो होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या होता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को ना हम कैपिटल जी से डिनोट करते हैं। तो आपको याद क्या रखना है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का सबसे पहले तो आपको ये वैल्यू याद रखना है, कितना है वो, 6.67 इंटू 10⁻11, 6.67 इंटू 10⁻11। ये एसआई यूनिट के टर्म में, हाँ एसआई यूनिट मतलब न्यूटन मीटर स्क्वायर और केजी स्क्वायर। ठीक है, और केजी माइनस इनवर्स रहेगा। वैसे ही अगर हम सीजीएस में करें, छोटी क्वांटिटी में करें, तो छोटी क्वांटिटी में न्यूटन का छोटी क्वांटिटी क्या होगा, डाइन होगा, और वैसे ही मीटर का क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर हो जाएगा, और किलोग्राम का क्या हो जाएगा, ग्राम हो जाएगा। तो ये जो कन्वर्जन फैक्टर था ना 10⁻11, अगर आप डाइन के चक्कर में हो तो डाइन में क्या होता है, 10⁻8 हो जाता है। ठीक है, तो ये वैल्यू याद रखो आप, 6.67 10⁻11, ज्यादातर ये, क्योंकि ये ऑलरेडी सीईटी में एक बार आ चुका है वैल्यू कैपिटल जी का। ठीक है, तो ऑप्शन में याद रखो आप। दूसरी चीज, इसका डायमेंशन भी सीईटी में आ चुका है। तो डायमेंशन क्या है ये पता है ना, यूनिट और मेजरमेंट वाले में, इसके अलग से वीडियो मैंने बना के रखी, तो आप देख लें डायमेंशन कैसे आता है। ठीक है, तो m1 है, m-1 है, L3 और T-2 है। अब दूसरा टॉपिक जो है, तो आई होप ये क्लियर है आपको, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का, वीकेस्ट फोर्स होता है, लॉन्ग रेंज फोर्स होता है। उसके बाद एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो का फॉर्मूला क्या होता है इसका, स्मॉल जी इक्वल्स टू कैपिटल जीएम अपॉन आर स्क्वायर। स्मॉल जी हमारा अर्थ का ग्रेविटी कितना है, 9.8 है, कैपिटल जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। एक और रिलेशन आप याद रखना, स्मॉल जी और आर स्क्वायर में। ठीक है, मतलब अगर ग्रेविटी जी बढ़ रहा है तो आर क्या होगा, कम होगा, मतलब जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या है, आर स्क्वायर। आर मतलब क्या होता है, कैपिटल आर, रेडियस ऑफ द अर्थ। तो रेडियस ऑफ द अर्थ का वैल्यू क्या होता है, 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। ठीक है, और अगर ऐसा देखें तो 6400 किलोमीटर होता है। ठीक है, तो याद रखो 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। वैसे ही मास ऑफ द अर्थ, ये भी कांस्टेंट वैल्यू, ये भी आपको याद रखना है, क्या होता है ये, 6 इंटू 10⁻24 केजी। ये दोनों चीज याद रखो। ठीक है, कहीं कहीं न्यूमेरिकल में आएगा ये। ठीक है, उसके बाद है वेरिएशन ऑफ ड्यू टू हाइट। तो अगर मान लो कोई भी सैटेलाइट अर्थ की ग्रेविटेशनल से फील्ड से थोड़ा ऊपर चले जाए, तो रेडियस क्या होगा आपका, चेंज हो जाएगा। रेडियस चेंज होगा मतलब जो आर था वो क्या हो जाएगा, आर प्लस एच, मतलब रेडियस आर की जगह क्या हो जाएगा, आर प्लस एच। तो हमारा जो स्मॉल जी है ना, ये जो स्मॉल जी था ये क्या हो जाएगा, जी एच हो जाएगा। ये आर जो था ये क्या हो जाएगा, आर प्लस एच हो जाएगा। तो ये आपको ये याद रखना है। बाकी ये सेम कॉपी पेस्ट होता है जीएम, क्योंकि कैपिटल जीएम किसके इक्वल होता है, जी आर स्क्वायर के होता है। कैपिटल जीएम किसके इक्वल होता है, जी आर स्क्वायर के। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। कब, अगर क्वेश्चन में आपके आया है हाइट, हाइट ऑफ द प्लैनेट, हाइट ऑफ कोई दूसरा मास बॉडी, तो जी क्या हो जाएगा आपका, जी एच हो जाएगा। आर क्या हो जाएगा आपका, आर प्लस एच हो जाएगा। अंडरस्टूड कंसेप्ट।
ठीक है। उसके बाद अगर मान लो मेरा रेडियस बहुत ही बड़ा है, मतलब रेडियस ज्यादा है कंपैरेटिवली हाइट, मतलब हाइट मेरी बहुत 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 छोटी है, तो ऑलमोस्ट क्लोज टू द सर्फेस ऑफ द अर्थ रहेगा, ऑलमोस्ट क्लोज टू द सर्फेस ऑफ द अर्थ रहेगा। ऑलमोस्ट क्लोज ऑफ द सर्फेस ऑफ द अर्थ मतलब मेरा हाथ एच क्या हो जाएगा, नेग्लिजिबल। वो टाइम पे हमको क्या करना है कि जो फॉर्मूला हो जाएगा जी एच इक्वल टू स्मॉल जी 1 माइनस 2h बाय आर, ये फॉर्मूला आपको हाइट के लिए याद रखना है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। सीईटी में इससे रिलेटेड हाइट डेप्थ इससे आते ही आते क्वेश्चन, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जीएच क्या हो जाएगा हमारा जी 1 माइनस 2h अपॉन आर। कौन से केस में होगा, हाइट, कोई भी सैटेलाइट अगर क्या हो रहा है अर्थ के सरफेस से थोड़े हाइट पे जा रहा है या रिवॉल्व कर रहा है। आगे अगर डेप्थ, अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट है सैटेलाइट टुवर्ड्स द अर्थ आ रहा है, अंदर आ रहा है, तो हमारा रेडियस क्या हो रहा है, घटेगा। घटने का मतलब क्या है, जो हमारा पहले आर था वो क्या हो जाएगा आर माइनस डी। तो ये जो डी है ना ये फैक्टर है, डी फैक्टर से ही क्या हो रहा है रेडियस मेरा कम हो रहा है। तो अगर हमारा रेडियस कम हो रहा है तो याद रखो रेडियस कम होता है ना तो इसके साथ साथ मास भी कम हो जाता है, ठीक है, क्योंकि हम लोग का फॉर्मूला क्या है स्मॉल जी इक्वल टू जी एम बाय आर स्क्वायर ना। अगर मान लो मेरा रेडियस कम हो रहा है इसका मतलब मेरा एम भी क्या होगा, कम होगा, क्योंकि दोनों डायरेक्टली वेरी करते हैं। तो उस टाइम पे मेरा जी भी क्या हो जाएगा, वो भी हमारा कम रहेगा, ठीक है। अब याद रखो तो जी डी मतलब डेप्थ के लिए होता है, कोई भी सेटेलाइट अगर अंदर आ रहा है, ठीक है। और जी जो हमारा नॉर्मल जी है, और ये 1 माइनस डी बाय आर क्या है, कन्वर्जिंग फैक्टर है। तो डेप्थ और हाइट दोनों इंपॉर्टेंट फॉर्मूला स्टूडेंट, दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों से क्वेश्चन आया सीटी में। अब ड्यू टू रोटेशन ऑफ द अर्थ, अभी अर्थ जब घूमता है ना, अर्थ जब घूम रहा है तो इसकी जो ग्रेविटी की वैल्यू होती है ना सब जगह फिक्स नहीं रहती, हमेशा क्या होती है छोटे कम कम ज्यादा ऐसे होता रहता है, फ्लक्चुएट होता है, मतलब ये अलग अलग होता है। तो ये जो चार्ट आपके ना ऑलरेडी आपके 12th स्टैंडर्ड के बुक में दिया है, ठीक है। और मतलब पहले जो 12th स्टैंडर्ड की बुक में था अब वो 11th में है आपको, तो 11th की बुक में ऑलरेडी आपको दिया गया है, तो देख लेना कि मैं क्यों बोला 12th के, क्योंकि पहले ये चैप्टर 12th में था, ठीक है, तो वहां पर भी है और आपके 11th में भी है। तो वैल्यू अलग अलग क्या होता है चेंज होते हैं जी का रोटेशन। तो कौन से फैक्टर से रोटेशन चेंज होता है, कॉस फाई, किससे होता है फाई, कॉस फाई। किसी किसी टेक्स्ट बुक में लैम्डा भी दिया है, ठीक है, तो कहीं कहीं फाई भी हम ले सकते हैं, थीटा भी दे सकते हैं, तो ये कॉस फाई से चेंज होता है। तो जी डैश मेरा क्या हो जाता है जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर। ये जी डैश क्या है, चेंज इन ग्रेविटी, व्हाई, बिकॉज ऑफ दिस रोटेशन, बिकॉज ऑफ दिस रोटेशन। ओमेगा मेरा क्या होता है, ओमेगा मेरा होता है एंगुलर वेलोसिटी, क्या होता है एंगुलर वेलोसिटी, क्योंकि घूमता है ना कोई भी सैटेलाइट। तो हमारा पोल है और इक्वेटर है, तो देखो यहाँ पे पोल और इक्वेटर है, तो पोल पे क्या होता है जो जी की वैल्यू होती है वो अनचेंज होती है। क्यों अनचेंज होती है, क्योंकि वहां पे जो थीटा होता है ना कॉस थीटा ये 90 होता है, तो इसलिए जी का वैल्यू क्या होता है जी डैश हो जाता है, तो वहां पे अनचेंज होता है। लेकिन इक्वेटर पे क्या होता है, इक्वेटर पे हमारा ये वैल्यू क्या होता है चेंज होता है। तो इक्वेटर पे जो जी डैश होता है जिसको हम ग्रेविटेशनल शिफ्ट भी बोलते हैं, कौन से फैक्टर से शिफ्ट होता है, आर ओमेगा स्क्वायर से, ठीक है। आई होप आपको याद रहेगा, याद रखो पोल पे अनचेंज होता है और इक्वेटर पे आपका क्या बदलते होता है। अब ड्यू टू शेप, तो हमको पता है अर्थ भाई सर्कल तो है नहीं टोटली, ठीक है, तो चपटा भी है ना, बोलते हैं ना फ्लैटन टुवर्ड्स द अर्थ ऐसा। तो उस हिसाब से जो इक्वेटोरियल रेडियस रहेगा उसका और जो पोलर रेडियस रहेगा वो दोनों सेम नहीं रहेगा, दोनों में क्या होगा डिफरेंस होगा। तो डिफरेंस कितने का है, जो इक्वेटोरियल रेडियस है ना हमारा वो क्या है 21 किलोमीटर क्या है ज्यादा है, किससे, पोलर रेडियस से। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है, ठीक है। तो इक्वेटोरियल रेडियस हमारा क्या होता है 21 किलोमीटर ज्यादा होता है, किससे, जो हमारा पोलर रेडियस है उससे। तो यही मैंने यहाँ पे रखा है, अगर इक्वेटोरियल रेडियस ज्यादा है तो पोलर रेडियस क्या है कम है। तो रेडियस ज्यादा मतलब क्या, ग्रेविटी कम, रेडियस ज्यादा मतलब ग्रेविटी कम, क्यों, क्योंकि जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के। तो अगर इक्वेटर का रेडियस ज्यादा है तो इफेक्टिव ग्रेविटी कहाँ ज्यादा रहेगी, पोल पे ज्यादा रहेगी, कहाँ ज्यादा रहेगी, पोल पे। तो इस पे भी सीटी में क्वेश्चन बन सकता है। अब आ जाओ ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। इन शॉर्ट आपको एक्सेलरेशन याद रखना है और ज्यादा कुछ नहीं, दोनों सेम ही है। फोर्स पता है ना आपको, मास होती है, मास इनटू एक्सेलरेशन, तो वैसे ही ये हमारा आई मतलब एक तरह का एक्सेलरेशन ही है। तो इंटेंसिटी इज नथिंग बट फोर्स अपॉन मास, फोर्स अपॉन फोर्स बाय मास के रेशियो को हम क्या बोलते हैं ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी, जिसको हम कैपिटल जीएम बाय आर स्क्वायर भी दे सकते हैं। इसकी यूनिट क्या होगी, न्यूटन पर केजी, न्यूटन पर केजी। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन का डायमेंशन या इंटेंसिटी का डायमेंशन पता है ना आपको, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, तो इसीलिए L1 और T-2। अब आ जाओ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वो या वर्क डन हम क्या बोल सकते हैं कि अमाउंट ऑफ एनर्जी विच रिक्वायर बाय सैटेलाइट, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट बॉडी के लिए फ्रॉम ब्रिंगिंग बैक फ्रॉम इन्फिनिटी टू करंट पोजीशन, इन्फिनिटी टू किसी भी ऑब्जेक्ट या बॉडी को इन्फिनिटी टू करंट लोकेशन पे, कहाँ पे, ग्रेविटेशन फील्ड में लाने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है उसको हम क्या बोलते हैं
ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी किसी भी बॉडी को, ठीक है, या इंटरेक्शन ऑफ बिटवीन बॉडीज, तो उसको हम कैसे देते हैं, gm1 अपॉन gm1 m2 अपॉन r, gm1 m2 अपॉन r। वैसे ही अगर मान लो, तो ये इनडायरेक्टली पोटेंशियल एनर्जी के बराबर भी होता है, तो उसका डायमेंशन भी याद रखना, जो एनर्जी का डायमेंशन है वही है ऑलमोस्ट, तो वही वर्क डन, मतलब टू ब्रिंगिंग दैट द बॉडी फ्रॉम इन्फिनिटी टू द करंट पोजीशन, कहाँ पे, जो करंट लोकेशन पे जो ग्रेविटेशन फील्ड करेगा, ठीक है। तो gmm 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2, ये बिल्कुल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के जैसा ही है, वहाँ पे जो आप पढ़े होंगे ना वही चीज़ यहाँ पे, ठीक है। gmm 1/r1 माइनस 1/r2। तो इसको हम ऐसे भी दे सकते हैं gmm अगर कोई सैटेलाइट अर्थ के सरफेस से ऊपर है तो r क्या हो जाएगा आपका, r प्लस एच, तो यहाँ पे इसलिए r क्या है, r प्लस एच हो गया। तो इसी को हम mgh भी बोल सकते हैं। h क्या स्टैंड करता है, हाइट का स्टैंड करता है, r अपन r प्लस एच होता है। अगर यहीं पे आप कंडीशन देख लो कि अगर आपका जो रेडियस है अगर ज़्यादा बड़ा है, किससे, मतलब आपका हाइट बहुत छोटा है तो कंपेरेटिवली रेडियस ऑफ अर्थ के, तो हाइट हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं। तो r और r हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे कट जाएगा, तो बचेगा वर्क डन का वैल्यू क्या बचेगा आपका, mgh ही बचेगा, है ना, क्योंकि h अगर हम इग्नोर कर दो तो r और r क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो बचा क्या, mgh, तो हमारा क्या हो जाएगा, mgh। दूसरा उल्टा केस, अगर मेरा हाइट किसके इक्वल है, रेडियस ऑफ अर्थ के इक्वल है, तो अगर हाइट रेडियस ऑफ अर्थ के इक्वल है तो इस कंडीशन में आप h की जगह क्या डालोगे, r डालोगे, तो r प्लस r क्या हो जाएगा, 2r हो जाएगा। तो r और r कैंसिल हो सकता है ना, तो बचेगा क्या, 2 ना, तो इसलिए gmm अपॉन 2r, या तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, हाफ, मतलब हाफ mgh, ठीक है। तो याद रखो, अगर आपका रेडियस ज़्यादा ही क्या है, अगर हाइट आपका बहुत ही कम है तो क्या रहेगा, mgh, और अगर आपका हाइट किसके इक्वल है, रेडियस के, तो क्या हो जाएगा, हाफ mgh। तो याद रखो ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी, इस पर भी न्यूमेरिकल आता है। अब आगे ग्रेविटेशन पोटेंशियल, जैसा आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक में था इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, वैसे ग्रेविटेशन पोटेंशियल किससे डिनोट करते हैं, v से, तो माइनस gm/r, इससे इस पर भी न्यूमेरिकल आता है। क्रिटिकल वेलोसिटी, क्रिटिकल वेलोसिटी डेफिनेशन अगर आपको बोला जाए तो क्या होता है, इट इज मिनिमम वेलोसिटी बाय रिक्वायर्ड बाय सैटेलाइट सो दैट इट कैन रिवॉल्व इन अ सर्कुलर मैनर, ठीक है, इट कैन रिवॉल्व इन अ सर्कल। तो कोई भी अगर सैटेलाइट, अगर उसको अर्थ के गोल घूमना है तो गोल घूमने के लिए जो मिनिमम वेलोसिटी चाहिए होती है उसको हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल वेलोसिटी। किससे डिनोट करते हो आप उसको, vc से हम डिनोट करते हैं। तो vc क्या होता है, कैपिटल gm/r होता है, कैपिटल gm/r, वही कैपिटल g क्या होता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, मास ऑफ दैट सैटेलाइट, और स्मॉल r मतलब रेडियस और डिस्टेंस हो गया। अगर ये सैटेलाइट अर्थ के सरफेस से थोड़ा ऊंचाई पे है, मतलब हाइट पे है, तो हमारा r किससे बढ़ जाएगा, h फैक्टर से बढ़ जाएगा, तो हमारा स्मॉल r की जगह क्या हो जाएगा, कैपिटल R प्लस एच हो जाएगा, कैपिटल R प्लस एच हो जाएगा, ठीक है। और वैसे ही अगर मैं gm की जगह gr² डाल दूं तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, gr। तो ये भी क्रिटिकल वेलोसिटी की फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये हाइट वाली भी याद रखनी है और ये वाली भी याद रखनी है, जनरल वाली भी, ठीक है। क्रिटिकल वेलोसिटी के बाद अगर एस्केप वेलोसिटी इसके जैसे होता है, तो एस्केप वेलोसिटी क्या होता है, किसी भी सैटेलाइट को अगर अर्थ के ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस को पार करके जाना है, ठीक है, अर्थ के ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस को अगर पार करना है तो वो ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस को पार करने के लिए जो वेलोसिटी चाहिए होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एस्केप वेलोसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एस्केप वेलोसिटी। जैसे क्रिटिकल को हम c से डिनोट करते हैं, वैसे एस्केप को किससे डिनोट करते हैं, हम ve से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, ve से। तो ve क्या हो जाएगा मेरा, 2gm/r हो जाएगा। तो ये आपको पता ही है यहाँ पे gm/r है, किसकी वैल्यू, vc की वैल्यू ना। तो अगर इस फॉर्मूले में मैं gm/r की जगह vc भी डाल सकता हूँ, तो मेरा ve का रिलेशन एक और क्या आ जाएगा, एक तो 2gr रहेगा और एक तो क्या हो जाएगा, √2 टाइम्स vc। तो कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी पूछा गया है सीटी में, पुराने पेपर्स में बात कर रहा हूँ, कि एस्केप वेलोसिटी इज √2 टाइम्स क्रिटिकल वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी इज √2 टाइम्स क्रिटिकल वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी इज √2 टाइम्स क्रिटिकल वेलोसिटी, ठीक है। तो आगे आपको क्रिटिकल वेलोसिटी पता रहेगा क्या है, मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड बाय द सैटेलाइट टू रिवॉल्व अराउंड द सर्कुलर मैनर। एस्केप क्या है, मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड सो दैट इट कैन एस्केप अर्थ ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस। तो अगर वेलोसिटी चाहिए होती है किसी सैटेलाइट को अर्थ का ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस पार करने के लिए, तो कुछ एनर्जी भी तो चाहिए होती है ना। तो उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बाइंडिंग एनर्जी। तो बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, बाइंडिंग एनर्जी वो मिनिमम एनर्जी होती है जो किसी भी सैटेलाइट को चाहिए होती है ताकि वो अर्थ का ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस क्या कर सके, पार कर सके। अर्थ का ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस क्या कर सके, पार कर सके। तो अगर मैं मान लो किसी भी बॉडी की पोटेंशियल जो होती है वो क्या होती है, gmm/r होती है। अगर बॉडी मोशन में काइनेटिक एनर्जी वो क्या होता है, gmm/2r होता है। तो टोटल एनर्जी क्या होगा, ये दोनों को ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा, gmm/2r, gmm/r2r।
तो बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी होती है। क्या होती है, नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी, क्योंकि टोटल एनर्जी हमेशा बाउंड टुवर्ड्स अर्थ होती है, बाउंड टुवर्ड्स अर्थ होती है, ठीक है। तो बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू क्या, माइनस टी, वो और किसके इक्वल भी हो सकती है, इनडायरेक्टली टोटल एनर्जी के हो सकती है। तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है, जीएमएम अपॉन आरबी है। क्या है, जीएमएम अपॉन आरबी। लेकिन अगर इसी सैटेलाइट के लिए हमको टाइम भी चाहिए होता है ना, तो टाइम पीरियड क्या होता है किसी भी सैटेलाइट का, वो गिवन क्या होता है पता है, हमने कोनिकल पेंडुलम पढ़ा होगा, आइडियल सिंपल पेंडुलम देखा होगा, लगभग उसी तरह होता है। तो 2πr अंडर रूट आर बाय जी एम, अंडर रूट आर बाय जी एम इन टर्म्स ऑफ टाइम पीरियड। और उसके बाद इसी आर बाय जी एम को मैं क्या कर सकता हूँ, आर ही लिख सकता हूँ, रेडियस ऑफ अर्थ। तो टाइम पीरियड कितना होता है 84.6, क्योंकि यहाँ पे हम क्या डालेंगे, रेडियस ऑफ अर्थ का वैल्यू, स्मॉल जी का वैल्यू जो कि 9.8 होता है, पाई मतलब क्या होता है 3.14 होता है। अगर इस वैल्यू के कांस्टेंट को आप डाल के सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, टाइम पीरियड 84.6 मिनट मिलेगा। तो ये और एक बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला हो गया। अब एक चीज मैंने यहाँ पे ना नहीं लिखा है, क्या नहीं लिखा है मैंने, जो चीज नहीं लिखा मैं बता देता हूँ। पहला चीज है केप्लर्स लॉ। केप्लर्स लॉ आपको तीनों स्टेटमेंट याद रखने हैं, पता है ना, एक लॉ ऑफ ऑर्बिट होता है और एक लॉ ऑफ टाइम पीरियड होता है। उसमें जो टाइम पीरियड का लॉ है ना, वो काफी इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि उससे एक फॉर्मूला बनता है। कौन सा फॉर्मूला बनता है, टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, जहाँ पे टी मतलब क्या होता है, टाइम पीरियड होता है, आर मतलब क्या होता है, रेडियस होता है। तो टी स्क्वायर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, आर क्यूब। तो सम्स में ऐसा आता है कि आपको कोई एक टाइम पीरियड दे दिया रहेगा किसी सैटेलाइट का, या किसी भी बॉडी का दे दिया रहेगा, दूसरे का भी दे दिया रहेगा, अगले का रेडियस दे रहेगा, दूसरे का रेडियस पता करना रहेगा। तो क्या करोगे, t1 स्क्वायर अपॉन t2 स्क्वायर इक्वल्स टू r1 क्यूब अपॉन r2 क्यूब, t1 स्क्वायर अपॉन t2 स्क्वायर r1 क्यूब अपॉन r2 क्यूब। तो ऐसा केप्लर्स लॉ का भी, ठीक है। और इसमें जो थ्योरी पार्ट है वो है कम्युनिकेशन सैटेलाइट, तो आप उसको अच्छे से रीड कर लेना। और वेटलेसनेस ऑफ सैटेलाइट है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट का एप्लीकेशन आपको याद रखना है। और कुछ है ना सैटेलाइट्स के फुल फॉर्म आपको याद रखना है, जैसे PSLV हो गया, GSLV हो गया, ये सब के आपको ना थोड़े इसरो से रिलेटेड उसमें आपके ऑलरेडी कंसेप्ट में दिया होगा। जो भी आप बुक यूज़ कर रहे हो, चाहे मार्वेल की यूज़ कर रहे हो, चाहे अरिहंत की यूज़ कर रहे हो, चाहे टारगेट की यूज़ कर रहे हो, वहाँ पे दिया है, आपके टेक्स्ट बुक में भी दिया है 11th के, वहाँ से एक बार आप रीड कर लेना, क्योंकि वो क्या पता थ्योरी से भी कुछ आ जाए। अब कंक्लूड अगर मैं कर दूं तो यहाँ पे आपको सबसे इंपॉर्टेंट अगर आपको क्या करना है, जो अभी बच्चे अभी जस्ट स्टार्ट करें, तो आपको सबसे पहले तो हाइट का करना है, डेप्थ का करना है, रोटेशन ऑफ द अर्थ और शेप। ये चार, स्पेशली हाइट, डेप्थ और रोटेशन आता ही आता है हर साल एक क्वेश्चन, ठीक है। मान लो अगर इस साल हाइट आया है तो अगले साल डेप्थ आ जाएगा, तो ये आता ही आता है। दूसरी चीज, ये तीनों को मैंने इसलिए बॉक्स में करा है क्योंकि अगर ये तीनों से नहीं आया तो पक्का क्रिटिकल वेलोसिटी, बाइंडिंग एनर्जी या एस्केप वेलोसिटी। तो यही 6 तो मेन टॉपिक है, और एकदम सिंपल ही डाल देगा सीटी में क्वेश्चन। तो ये कैपिटल जी का है तो वैल्यू और या तो उसका डायमेंशन, ठीक है, वैल्यू है तो डायमेंशन। तो यही कुछ पॉसिबल केसेस के क्वेश्चंस है। और इसके जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस है मैं वो कल वीडियो अपलोड कर दूंगा, आपको PDF बना के भी अपलोड कर दूंगा और एक्सप्लेन भी कर दूंगा सारे न्यूमेरिकल्स, और जो मुझे लगता है जो इंपॉर्टेंट है वो भी मैं आपको अपलोड कर दूंगा, ठीक है, कल मैं उसको अपलोड कर दूंगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है, क्योंकि सब्सक्राइब करोगे तो मुझे मोटिवेशन मिलता है जिससे मैं अगले वीडियो भी बना लूँगा, ठीक है। और प्लीज़ कमेंट करना कि अगला वीडियो आपको कौन से टॉपिक पे चाहिए, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, बाय।